हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको जो लेक्चर बताने जा रहे हैं इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका जो शुरू करने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका फर्स्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहले आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमें पहले देखो आपका जो पढ़ना है वो कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। कंडक्टर, ठीक है भाई, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे डिपेंडेंट करते हैं। तो ये कंडक्टर जो होते हैं इसमें हम कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें आपका फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल हो, फ्लो ऑफ करंट क्या हो, पॉसिबल हो, तो उस सब्सटेंस को आपको कंडक्टर बोलते हैं। या जिसमें से फ्लो ऑफ करंट हो जाए उसको कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर आपके दो टाइप के मिलेंगे, एक आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, दूसरा आपका जो टाइप है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में हम ये कहते हैं कि यदि किसी सब्सटेंस में से यदि इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसमें किसी टाइप का डिकम्पोजिशन वगैरह नहीं होता है, यानी कि दिस टाइप कंडक्टर क्या होते हैं, इनमें फ्लो ऑफ करंट विदाउट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है भाई, विदाउट डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन नहीं होगा, कुछ आपके आयंस जो भी आपका जो करंट फ्लो होगा वो सिर्फ सिर्फ जो आपका जो फ्लो है विदाउट एनी डिकम्पोजिशन होगा, वहाँ पर कोई नए आयन जनरेट वगैरह नहीं होंगे। और ये जो आपका जो फ्लो होता है इसमें इसमें आपका जो फ्लो जो करंट आपका ये फ्लो करता है, करंट फ्लो जो करता है ये ड्यू टू फ्लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। यानी कि ये कह सकते हो कि ये कंडक्टेंस जो प्रोड्यूस होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कोई आयन फ्लो वगैरह नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो भी आपके मेटल होते हैं, मेटल जो भी हैं आपके, जैसे कि आपका सिल्वर हुआ, ये हुआ, ठीक है, इसमें भी आपका जो करंट फ्लो होता है आपका, जैसे कि सिल्वर की कोई वायर है, यहाँ से आप करंट फ्लो करवाएंगे यहाँ तक, तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन आपका करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंडक्टर होते हैं जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें आपका किसी टाइप का डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो ऐसे कंडक्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एग्जाम्पल से जो भी सारे मेटल जो है आपके, ऑल्स मेटल जो है आपके, वो सारे के सारे आपके लगभग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, वहाँ पर सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका जो टाइप है आपका वो है इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टर जो होता है वो फ्लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट जो है आपका, करंट विद डिकम्पोजिशन ऑफ जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है आपका, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है भाई, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिकम्पोज होगा आपका, और आपके आयंस आपका फ्लो करे बनाएगा, और जो आपका जो फ्लो होगा आपका फ्लो यहाँ पर फ्लो आयंस होता है, आयंस फ्लो करते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप
करंट यहाँ से आकर प्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और ये आपके जो है फ्लो ऑफ आयंस होता है, ये सॉल्यूशन की बात की जाती है, सॉल्यूशन के अंदर होता है। ये मेटल जो मेटल होते हैं उनके अंदर होते हैं, इनमें जो भी आपके सॉल्यूशन है जैसे कि भाई HCl है, ठीक है भाई, एग्जांपल जो है HCl का जो सॉल्यूशन है उसमें से रिकरेंट फ्लो करे तो उसमें आयंस आपके फ्लो करेंगे और उसकी वजह से जो कंडक्टर जो है आपके बनेंगे वो इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टर होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं आपके। टाइप 1 आपकी है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा टाइप है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उनको बोलते हैं जिसका डिकम्पोजिशन जो होता है, डिकम्पोजिशन आपका वीक होता है, यानी कि स्लो डिकम्पोज होते हैं, स्लो डिकम्पोज, ठीक है। जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके वीकली डिकम्पोज होते हैं। और यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग भी होंगे, यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो होता है वो फास्ट होता है, लगभग आपके आपके जो आपके जैसे कि इन दिस केस में आपके 99% जो आपके डिकम्पोजिशन मिलता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, वीक होने की वजह से यहाँ पर आपके 10% ही डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रखना है आपने, ये बहुत कम, जब जितना कम डिकम्पोजिशन होगा इसका उतना ही वीक आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जितना ज़्यादा आपका एनसीटी कंपोजिशन होता है उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। जैसे कि HCl है, ठीक है भाई, ये आपका बहुत ही फास्ट H पॉजिटिव आयंस प्लस में Cl नेगेटिव आयंस में जनरेट होता है, जितनी फास्ट आपके आयंस बनेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसका नाम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। H2SO4 है, फास्ट आपका डिकम्पोज होता है, ठीक है भाई, SO4 नेगेटिव, तो ये भी आपका आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है आपका, ठीक है भाई। वीक के अंदर आपका एसिटिक एसिड हुआ, ठीक है भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये सभी आपके क्या है, वीक आपके एसिड है, ठीक है भाई, वीक आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है। यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो होता है वो स्लो होता है। स्लो मतलब ये होगा कि यदि आप 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लेंगे तो ये सॉल्यूशन आप बनाएंगे ना तो उसमें आपके 90 मॉलिक्यूल तो एसिटिक एसिड के अंदर मिलेंगे, परंतु 10 मॉलिक्यूल आपके एसिटेट आयंस के फॉर्म में और नेगेटिव आयंस प्लस में 10 H पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर आपको इस टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो डिकम्पोजिशन हुआ है तो इसकी वजह से कंडक्टेंस जनरेट होगी आपके आयंस की वजह से, ठीक है भाई। तो ये कंडक्टेंस है इसकी, जितने आयंस आपके ज्यादा बनेंगे उतनी आयंस, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो भी आयंस होते हैं जो आयंस होते हैं उनकी कंडक्टेंस जो होती है वो लार्जर होती है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स। जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में आयंस की, जैसे कि यहाँ पर ये बात करें देखिए HCl की, जैसे कि HCl है कोई, ये मॉलिक्यूल है, और कोई कहे H पॉजिटिव आयंस की और प्लस में Cl नेगेटिव आयंस की, तो हम कहेंगे कि ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस जो है इनका आयंस जो है इनका साइज कम है तो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और मोबिलिटी ज़्यादा होने से आपकी कंडक्टेंस भी ज़्यादा होती है। मोबिलिटी का मतलब है सॉल्यूशन की जो मोशन है वो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने की वजह से कंडक्टेंस भी दोनों की ज़्यादा हो जाएगी। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इनका मूवमेंट कम होता है, मूवमेंट कम होने का मतलब है मोबिलिटी कम होगी, और मोबिलिटी कम होते ही कंडक्टेंस भी आपकी कम हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये आपके दो टाइप के कंडक्टर हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपके हमें ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टर पढ़ना है, ठीक है भाई। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टर करने वाले हैं। इसके बाद आपके जो आता है वो आपका फैक्टर इफेक्टिंग, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है आपका फैक्टर इफेक्टिंग
इलेक्ट्रोलिटिकल कंडक्टर, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिव कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करती है, तो ये सभी को पता है कि बहुत सारे फैक्टर आपके जैसे टेम्परेचर का हुआ, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। टेम्परेचर जितनी ज़्यादा आप लेंगे उतनी ही ज़्यादा, देखो किसी की भी कंडक्टेंस है, मान लेते हैं कंडक्टेंस जैसे एक सॉल्यूशन है आपका, उसमें 10 मॉलिक्यूल एच पॉजिटिव के हैं, तो 10 मॉलिक्यूल आपके OH नेगेटिव के मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो इन आयंस की जो स्पीड है, इन 10 आयन की एच पॉजिटिव की OH नेगेटिव जितनी ज़्यादा होगी ना उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने से जब इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली इनके टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस भी आपकी बढ़ जाएगी। दूसरी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंडेंट करेगा कि भैया आप 10 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो 10 की वजह से कंडक्टेंस आएगी, 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो 100 की वजह से, यानी जितनी कंडक्टेंस ज़्यादा उतनी ही आपकी जो आपकी कंडक्टेंस कंसंट्रेशन सॉरी जो इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़्यादा मिलेंगी तो उतने ही ज़्यादा आपकी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है भाई। और आपकी जो भी आपके सॉल्वेंट हैं उसमें भी आपका डिपेंडेंट करता है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो भी आप डाल रहे हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। पोलर है कि भाई पोलर यदि है तो फास्टली मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे आपके, तो जितनी फास्टली आयनाइजेशन उतना ही कंडक्टेंस ज़्यादा, नॉन पोलर है तो उसकी कंडक्टेंस कम होता है, ठीक है भाई। तो वो हम ये फैक्टर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे फैक्टर हैं आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम एक टर्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को पहले देख लेते हैं। रेजिस्टेंस को हम R से लिखते हैं और इनको आपस में रिलेशनशिप कैलकुलेट करिए, रेजिस्टेंस है क्या उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ओम्स लॉ यूज करते हैं। ओम्स लॉ आपका कहता है कि यदि वायर्स में से यदि हम V वोल्टेज अप्लाई करें, वोल्टेज है, ठीक है, और I करंट फ्लो करें, करंट, तो उसमें रेजिस्टेंस R जनरेट होता है, रेजिस्टेंस। और ओम्स लॉ आपका ये कहता है कि जितना आप करंट प्रोड्यूस करेंगे उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है V। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू I और R, दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होगा आपका दिस इज V बाई I होता है, ठीक है भाई। और ये वोल्टेज से नोटेशन है, ये एम्पियर से है, तो V एम्पियर इनवर्स, इसको हम ओम्स बोलते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो ओम्स होती है, ठीक है भाई, ओम्स होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, ठीक है। तो यदि किसी वायर में से ठीक है भाई इन दोनों का रेशियो जितनी वोल्ट या जितना करंट फ्लो किया है, कितनी वोल्टेज जनरेट हुई है, उसी का जो रेशियो होता है जिसमें रेजिस्टेंस होता है। या दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रिकल करंट को, ठीक है भाई, ये अपोज करता है, अपोज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई। जो फ्लो ऑफ फ्लो या अपोज फ्लो करंट, ठीक है भाई, फ्लो अपोज करता है। जैसे कि कोई वायर में से यदि आप करंट फ्लो करवा रहे हैं, मान लिया आई फ्लो हो रहा है आपका, तो उसको करंट को रोकने के लिए यहाँ पर आपके फ्रैक्शनल फोर्स आपका यहाँ पर यूज करते हैं। जो भी फ्रैक्शनल फोर्स है ये रेजिस्टेंस होता है आपका, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस से करंट को आपका रोकेगा, आपका अपोज करेगा उसका, ठीक है भाई। और रेजिस्टेंस का आपका जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल
कंडक्टेंस को हम सी से लिखते हैं, ठीक है भाई। और ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, दिस इज इक्वल टू 1/c, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब क्या है कि रेजिस्टेंस जो हमने पता चल गया कि V बाई आई होता है और R इज इक्वल टू 1/c होता है, ये हमें भी पता चल गया रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का, ठीक है। तो कंडक्टेंस भी हमें पता चल गया 1/r होता है। यूनिटी की बात करें तो ओम इनवर्स हो जाएंगे, ठीक है भाई। यूनिट की बात करें तो ओम इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, देखा गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जैसे कोई वायर है आपकी, ठीक है, वायर है, इस वायर की लेंथ जितनी आप बढ़ाएंगे, एल जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होता है। जैसे यानी कि जितना बड़ा आप वायर लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड एरिया ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जितना आप कम करेंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये इनवर्सली रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये आर इन दोनों को कंबाइन करें तो एल बाई ए, ठीक है भाई। और ये जो आर है दिस इज रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये जो रो हम निकल के आ रही है इसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर जो ये आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है भाई। और इसका नाम है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। और इसका नाम दिया गया है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। और ये पूरा का पूरा नाम जो है एल बाई ए, लेंथ ऑफ द वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर जो है उसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखना है, सेल कांस्टेंट क्या है आपका एल बाई ए, सेल कांस्टेंट, दिस इज एल बाई, इसका ये होता है, ठीक है। तो ये आपस में रिलेशनशिप होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के अंदर, ठीक है भाई। और हम ये कह सकते हैं यदि किसी भी वायर का, ठीक है भाई, कोई वायर है और उसका सेल कांस्टेंट की वैल्यू एल बाई ए की वैल्यू जो है ये आप ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर कोई लेंथ लिया आपने वायर की और उसमें 1 सेंटीमीटर एरिया क्रॉस सेक्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये ओवरऑल एल बाई ए की वैल्यू जो है 1 आ गई, मान लेते हैं यूनिटी आ गई। तो उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है भाई। तो रेजिस्टिविटी जो होती है डेफिनेशन यदि आप लिखेंगे डेफिनेशन, तो रेजिस्टिविटी जो होती है रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर जो होती है वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस केस के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, स्पेसिफिक आपका लेंथ ऑफ द वायर है और उसके एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस पाई के छोटा सा जो वायर है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है, ठीक है भाई। और अभी हमने बताया कि भाई रेजिस्टेंस होता है दिस इज रिलेटेड टू आपका रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू कंडक्टेंस, है ना भाई। तो इसी प्रकार से जो रेजिस्टिविटी जो होती है दिस इंप्लाइज है, जो रेजिस्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी रो जो है इज आल्सो रिलेटेड टू कंडक्टिविटी, ठीक है। उसको हम क्या पास लिखेंगे कंडक्टिविटी को। सिमिलरली जो आपका रेजिस्टेंस जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, जैसे ये आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी रो 1/2, ठीक है। ऐसे ही रेजिस्टेंस जो होता है आपका 1/c होता है आपका, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है भाई यहाँ पर। और यदि हम कंडक्टेंस की भी रिलेशनशिप कैलकुलेट करें दिस इज इंप्लाइज दैट इस इक्वेशन में यदि हम रखें कि आपके पास जो r है दिस इज रो एल बाई ए है, ठीक है। r की जगह पे प्लेसमेंट करें 1/c को,
रो को 1/कैपा को एल बाई ए, ठीक है भाई। ये तो 1/कैपा क्या हो जाएगा, सी इंटू में एल बाई ए, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है भाई, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और ये कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस, और मल्टीप्लाई में सेल कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है जब आपने कंडक्टेंस के बारे में रिलेशनशिप देखी, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू में कंडक्टेंस आया। परंतु रेजिस्टिविटी जब हमने देखी थी तो उस टाइम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट आया था, ठीक है भाई, इनटू में सेल कांस्टेंट। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। ये आपस में आपका अलग है, आपका यहाँ पर रेजिस्टिविटी है इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेल रेजिस्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट है। तो ये आपस में रिलेशनशिप है, ये सारे के सारे तरफ आपके रेजिस्टेंस कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए काम आती है, ठीक है भाई। ये छोटी छोटी बातें हैं, सारी सारी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है उन सभी के बारे में, ठीक है भाई। अब जो हम दो आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ पर यूज करेंगे, छोटी छोटी आपकी जो डेफिनेशन है आपकी, तो सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है भाई, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है। ये लैम्डा इक्विवेलेंट, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट हम ये जो है इसमें हम ये कहते हैं कि यदि किसी भी आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, आपका मान लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर आपका मान लेते हैं कोई आपका कंटेनर है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है कोई भी, और इसके ये कोई इसके अंदर क्या है, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है भाई। सॉल्यूशन आपके जो भी आपके सॉल्वेंट है आपका, ये आपका वो आपका सॉल्वेंट जो है आप ये कह सकते हो सॉल्वेंट आपने यहाँ पर डाला हुआ है। इसकी इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं कि भाई वो सॉल्यूशन है उसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने डाला, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का डाला, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी है, जैसे कि NaCl है, NaCl का 1 ग्राम डाल दिया, और आपका जो भी सॉल्वेंट है, पानी है, जो भी सॉल्वेंट है यहाँ पर इसके अंदर रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब क्या है, जैसे आपने इसमें 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स डाला तो उसके अंदर आपके सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो उन आयंस की वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर जितनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है, ठीक है भाई, ये प्रोड्यूस all conductance produce all ions, ठीक है। ये कंडक्टेंस प्रोड्यूस all ions in solution, ठीक है भाई। तो ये जो कंडक्टेंस होती है इसका नाम दिया गया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है भाई, इसका नाम दिया गया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ पर स्पेसिफिक दो टर्म है यहाँ पर कि भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो उसके अंदर आपका जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, तो उसको नाम दिया गया है क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है भाई, कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज all conductance produce 1 gram electrolytes, 1 gram electrolytes dissolve in 1 V centimeter cube of सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो हमने ये डिफाइन कर दिया है कि भाई किसी भी कंडक्टेंस सारे आयंस प्रोड्यूस करें 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स के 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं तो इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है कि भाई जितनी भी कंडक्टेंस कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करे, आपका कंडक्टिविटी को हम क्या लिख रहे हैं भाई V वॉल्यूम के अंदर, ठीक है भाई, V वॉल्यूम के अंदर।
और यदि वॉल्यूम आपका मान लेते हैं कि भाई आपका सी की कोई भी आपकी सी ग्राम इक्विवेलेंट जो है आपकी वो डिसॉल्व करते हैं हम, यदि 1000 ऑफ द सॉल्यूशन में हम कंसीडर कर लें कि सी ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1000 ml 1000, ठीक है भाई, ml सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो उस टाइम आपका यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाएगा वहाँ पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको होगा, वॉल्यूम होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दिस इज कैपा इनटू में 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, इक्विवेलेंट, ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन है आपको डिसॉल्व कर रहे हैं वो। इसके बाद हम उसको कैपा इनटू में 1000, और यहाँ पर हम नॉर्मलिटी यूज करते हैं कंसंट्रेशन की जो टर्म है, क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात आई है 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर नॉर्मलिटी इसलिए यूज करते हैं 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की गई है। तो जब ये 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए तो नॉर्मलिटी यहाँ पर यूज करते हैं कंसंट्रेशन की तरह, ठीक है भाई। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी है, ये फार्मूला है आपके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, ठीक है भाई। तो इसी तरह से एक और टर्म यहाँ पर यूज करते हैं और उसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है भाई, मोलर कंडक्टिविटी, उसको हम लैम्डा एम से लिखते हैं। और इसमें और उसमें वैसे आप एक ही फर्क है आपका कि भाई 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन तो लेंगे, ठीक है भाई, बी तो लेंगे सेंटीमीटर, इसमें एक बात की गई है। वैसे अब आप जो भी इलेक्ट्रोलाइट डालें वो 1 मोल ऑफ वो एन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है भाई, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका 1 मोल आप इलेक्ट्रोलाइट्स का डालेंगे तो उसके अंदर कंडक्टेंस जो प्रोड्यूस होगी उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भी आपके आयंस ऑल आयन जो करंट प्रोड्यूस या कंडक्टेंस प्रोड्यूस ऑल आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ एन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स dissolved in 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली मोलर कंडक्टेंस भी कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम होता है, कितने वॉल्यूम है कंडक्टिविटी इनटू में, यहाँ पर यदि आप 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन करें, यहाँ पर वैसे ही टर्म यहाँ पर यूज करेंगे और वहाँ पर है मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी आप इसको यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 मोल की बात की गई है, वैसे और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टर्में हैं आपकी छोटी छोटी, ठीक है भाई। कंडक्टेंस देखना हमने, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी बातें हमने देख ली हैं, ठीक है भाई। तो कुछ प्रॉब्लम आए तो बताना मुझे, ठीक है। थैंक यू।